हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करूंगा मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहद अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है शैलेंद्र पांडे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार केडी लाइव पर। मेरे प्यारे साथियों, सेशन को लाइक और शेयर फटाक से कर दीजिए। फिर हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की सीरीज को। तो पहला प्रश्न आपके सामने आने के लिए बेताब है, और जैसा हमने वादा किया था आपसे कि हम इस सीरीज के अंतर्गत आपको पीवाईक्यू कराएंगे, पीवाईक्यू के साथ साथ क्वेश्चंस कराएंगे, आपको मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। और आज इस क्लास के अंतर्गत जो हमारी सीरीज है उसका लास्ट क्लास, और सीरीज का लास्ट क्लास है, हमारा लास्ट क्लास नहीं है। मिलते रहेंगे, है ना, एक नई सीरीज के साथ। लेकिन अगर हमने जो पढ़ लिया तो उसके अंतर्गत ये टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ लिया तो मैं कह सकता हूं एसएससी के किसी भी सेगमेंट के अंतर्गत आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे ईमानदारी से, फिर मेरे पास जुड़ेंगे, फिर मैं अपना काम ईमानदारी से आपके सामने करने के लिए बेता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके प्रवीण जी हैं, प्राकृति जी हैं, कृष्णा जी हैं, अभी जी हैं, अफजल हैं। हमारे साथ काफी सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। चलिए सेशन को कर दिए लाइक और शेयर, और करते हैं प्रश्नों की शुरुआत। एक बार जोर से बोलेंगे जय माता की, चलिएगा, है ना। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। प्रश्न क्या कहने का प्रयास करा, स्पीड से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्रश्न हमसे कह रहा है पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है। ऐसा क्वेश्चन आई होप मैंने कल की क्लास के अंदर भी करा दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बार बार लाना जायज सी बात है और बनता भी है ना। स्पीड से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। रितु जी हमारे साथ, हेलो। अफजल कुमार जी हैं। काफी सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस क्लास के अंतर्गत। फटाक से इस क्लास का आप आंसर देंगे। पायल जी को गुड इवनिंग, अक्षता जी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। सेशन को लाइक और शेयर के साथ जल्दी से आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रकृति गौतम कह रही है हाय यार आशीष प्लीज बोलो यार। देखो प्रकृति जी पता नहीं किस आशीष के चक्कर में पड़ी हूँ, उसको तो बर्बाद करेंगे करेंगे, साथ में चार लोगों को ले जाएंगे, है ना। चलिए प्रकृति जी पढ़ लीजिए तो आपका भला भी हो जाएगा, और आकाश का भी, जो भी आपने प्रकाश नाम लिया उसका भी भला हो जाएगा। चलिए, है ना। तो प्रश्न हमसे कह रहा है पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्त। अगर हम बात करें एस के वेलोसिटी क्या होता है, तो पृथ्वी के लिए जो एस के वेलोसिटी का मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हमारे लिए जो अर्थ के लिए अगर हम बात करें, हमारे पास अर्थ के लिए एस के वेलोसिटी का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कि वह कम से कम वेग जिसे पाकर कोई भी वस्तु, वह कम से कम वेग जिसे पाकर कोई भी वस्तु किसी भी प्लेनेट के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और वापस लौट कर ना आए, तो उस कम से कम वेग को हम उस वस्तु का क्या कहते हैं, एस के वेलोसिटी पलायन वेग कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो दोस्त हमारे पास एक सस्ती सी क्या है मेरे भाई, ये हमारे पास मान लो एक सस्ती सी पृथ्वी सी, हमारे पास एक गरीब सी क्या है, पृथ्वी है। और इस अर्थ की सरफेस से 98 किलोमीटर की ऊंचाई पर या 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक रेखा, एक लाइन मानी है जिसका नाम होता है कर्मल लाइन। ऐसा माना जाता है कर्मल लाइन हमारे यूनिवर्स को, हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती है। और ऐसी कोई रेखा है नहीं, बस हमने अज्यूम कर रखा है, मान रखा है। बात समझ में आ रहा है। कभी वरना आपको जीवन काल में फ्यूचर में स्पेस में जाने का मौका मिला, आप ढूंढ रहे हो कि सर वो कर्मल लाइन कहां पर, सर तो पढ़ाई थी, तो ऐसा आपको दिखेगी नहीं, बस हमने इमेज कर रखी है, हमने अज्यूम कर रखी है, मान रखी है ना। तो वह कम से कम वेग जिसे पाकर कोई वस्तु कर्मल लाइन को पार कर जाती है और वापस लौटकर अर्थ की सरफेस पर नहीं आती, तो इस कम से कम वेग को हम उस वस्तु का क्या कहते हैं, एस के वेलोसिटी पलायन वेग कहते हैं, ना। तो अगर दोस्त हम बात करें, हमारे पास अर्थ के लिए एस के वेलोसिटी का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। अगर दोस्त यही आपसे अप्रोक्स वैल्यू मीटर पर सेकंड पूछ लेगा तो आपको पता होता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, जी बताओ। सर 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। अरे 2 किलोमीटर में कितना होता है, तो आप इसमें 2 का मल्टीपल करोगे तो आंसर हो जाएगा 2000 मीटर। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि हमारे पास 3 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, जरा स्पीड से आंसर देंगे तो 3 किलोमीटर में आंसर क्या होगा, 3 × 1000 मीटर। वैसे अगर मैं आपसे पूछ लेता 11.2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो आंसर होगा 11200 मीटर हो जाएगा। बात समझ में। अगर मीटर पर सेकंड में अप्रोक्स आंसर पूछेगा तो 11200 मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है दो माध्यमों की सीमा पर प्रकाश की मुड़ने की व्याख्या निम्न में से किस माध्यम में की जाती है। दैट इज आपसे ये कहना चाह रहा है मीडियम के बदलने से, माध्यम के बदलने से किसी वस्तु की पोजीशन में चेंज होता है, वो किसके कारण होता है। मीडियम के चेंज होने से, माध्यम के बदलने से किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का आना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर देंगे हमारे साथ। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, सभी का आंसर बहुत बढ़िया है। कृष्णा जी हैं, अक्षता जी हैं, कृष्णा हैं, श्रेयस हैं, ऋतु हैं, अफजल हैं, सूरज कुमार हैं, और सभी का आंसर बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर
था सर, माध्यम के बदलने से किसी वस्तु की पोजीशन में चेंज का आना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। और ये बात रिफ्रैक्शन के हमने कौन से लॉ के अंदर पढ़ी हुई है मेरे भाई? ये लॉ आपको बताता है न्यूटन का जो हमारे पास रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है, जिसे हम स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहता है कि एंगल आई और एंगल आर के जाके रेशियो को जब भी आप निकालोगे तो एक डिजिट एक नंबर आएगा। जब भी आप आई और आर के रेशियो को, अनुपात को निकालोगे तो दोस्त हमेशा एक डिजिट एक नंबर आएगा, और प्रत्येक डिजिट प्रत्येक नंबर अपने आप में कैसा होता है? कांस्टेंट। तो जब भी आप आई और आर के जा के रेशियो को, अनुपात को निकालोगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्या आप सभी को ये बात समझ में आ पा रही है? स्पीड से इस क्वेश्चन का आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किस ऊष्मागतिकी प्रक्रिया में दाब स्थिर रहता है? आपको बताना इनमें से वह कौन सी प्रोसेस, वह कौन सा प्रक्रम है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा आपको प्रोसेस लग रहा है? दोस्त मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, अगर मैं आपसे थोड़ा और समझाने का प्रयास करूं दोस्त, हमारे पास क्या होगा? ऊष्मागतिकी की अगर हम बात करें दोस्त, हमारे पास एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है पीवी बराबर एन आर टी। हमारे पास एक होता है मेरे भाई हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। और ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है दोस्त? हमारे पास पीवी बराबर एनआरटी। सौरव को ब्लॉक कर दो। पीवी बराबर एनआरटी है ना। अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास पी क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी? प्रेशर। और अगर हम बात करें यहाँ पर वी क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी? वॉल्यूम। और एन हमारे पास क्या होगा? तो आंसर होगा नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम बात करें यहाँ पर आर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है गैस कांस्टेंट। और अगर दोस्त हम बात करें यहाँ पर टी क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? हमारे पास टेम्परेचर है ना। तो दोस्त अगर हम बात करें इस पीवी बराबर एनआरटी में, एन और आर पहले से क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। एन होता है नंबर ऑफ मोल, आर होता है गैस कांस्टेंट। और ये दोनों अपने आप में क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, नियत होते हैं। अगर इसी वाले प्रोसेस के अंतर्गत अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर लोगे, किसको कांस्टेंट कर लोगे? प्रेशर को। तो दोस्त इसी प्रोसेस का नाम होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या नाम होता है मेरे भाई? आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समदाबीय प्रक्रम। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसे हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। और अगर इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लिया जाए दूसरे केस पर, तो जिसमें आयतन कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसे हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, सम आयतनिक प्रक्रम। हिंदी वाले विद्यार्थियों को अक्सर समझने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि नाम से फीलिंग आ रहा है सम दाब, मतलब दाब कैसा है? समान। सम आयतनिक, आयतन कैसा है? समान। टी का मतलब यहाँ होता है टेम्परेचर। और दोस्त अगर इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया जाए तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे प्रक्रम को दोस्त हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रक्रम है ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समतापीय प्रक्रम। मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदी वाले विद्यार्थी को समझने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हीट आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो इसे हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। इसमें आपका हीट कैसा रहता है? कांस्टेंट। मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान अगर वातावरण के साथ नहीं होता है तो ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। बात समझ में आ रहा है जी? अगर मैं बात करूं दोस्त, हमारे पास आपको जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं उनको कैसे याद रखना है? जो हमारे पास इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं उनको कैसे याद रखना है, इस बात को हम समझने का प्रयास कर लेते हैं ना। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अब आपसे पूछा कि जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है वो प्रक्रिया, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है मेरे भाई? तो मेरी बात को समझ लीजिए। इंग्लिश वाले विद्यार्थी से याद रख सकते हैं बीपी के नाम से, ब्लड प्रेशर। अब ऐसे मत रखना, बीपी का मतलब होता है बैरिक और पी का मतलब होगा प्रेशर। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना। अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास कोरिक, देखो सीवी रमन जी का नाम से आप याद रखो, सी फॉर कोरिक, वी फॉर वॉल्यूम। जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसे हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर थर्मल। जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं थर्मल, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया, वह कौन सा प्रक्रम है जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समदाबीय प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा, है ना। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहने का प्रयास कर रहा है? कॉम्पटन इफेक्ट किस गुण के लिए प्रकाश का प्रमाण देता है? ये कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है बताओ जरा, जल्दी से बताएंगे। प्रवीण कुमार जी ब्लॉक कर दिया गया है, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आप फटाक से अपने पर ध्यान देंगे, है ना।
वो हमारी जिम्मेवारी होती है कौन विद्यार्थी डिस्टरबेंस है, कौन पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये बात हमको बहुत अच्छे से पता होती है। तो आपको इन सब में टेंशन लेने का ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपने काम पर ध्यान देना है ना जी, वो काम हमारा है। तो दोस्त कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें, कॉम्पटन इफेक्ट का इस्तेमाल क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें तो ये हमेशा प्रकाश के पार्टिकल नेचर को, कण प्रकृति को दर्शाने का प्रयास करता है। और पार्टिकल नेचर के अंतर्गत निम्न बातों को, पार्टिकल नेचर की बात करें तो निम्न बात होती है, जैसे रिफ्लेक्शन पार्टिकल नेचर के अंदर ही आता है ना। अगर परावर्तन की बात करें, वो भी आप परावर्तन की बात करें वो किसके अंदर आता है? पार्टिकल नेचर के अंदर। रिफ्रैक्शन अपवर्तन की बात करें वो भी किसके अंदर आता है? पार्टिकल नेचर के अंतर्गत। अगर दोस्त हम बात करें कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा भी पार्टिकल नेचर को, रे थ्योरी को समझाया जा सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दोस्त एब्जॉर्प्शन के द्वारा भी, अवशोषण की प्रक्रिया के द्वारा भी हम पार्टिकल नेचर को दर्शा सकते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट बताता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। अगला प्रश्न दोस्त हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सी घटना तरंग सिद्धांत से नहीं समझाई जा सकती है? देखो, अगर हम बात करें वेव थ्योरी, लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में अभी तक बताने वाले टोटल 5 साइंटिस्ट, 5 वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने बोला कि भैया प्रकाश ऐसे आता है, प्रकाश सूरज से अर्थ तक आता है तो ऐसे आता है, वैसे आता है। तो लाइट स्पेक्ट्रम के प्रकाश स्पेक्ट्रम के बारे में, लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में अभी तक बताने वाले टोटल साइंटिस्ट कितने आए थे? 5, जिनमें सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम था आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने कहा कि भैया प्रकाश हमारे पास रे की फॉर्म में, किरण के रूप में आता है, और इसी से संबंधित आगे चलकर इन्होंने अपना एक थ्योरी, अपना एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था रे थ्योरी, किरण सिद्धांत। और इसी रे थ्योरी के अंतर्गत बाबा न्यूटन ने 2 बातों को समझाया, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। इतने पर लाइट के बारे में बताने वाले सन 1678 के अंतर्गत एक दूसरे वैज्ञानिक है जिनका नाम था हाइगन। क्रिश्चियन हाइगन साहब आए तो इन्होंने बोला कि प्रकाश हमारे पास रे की फॉर्म में नहीं, प्रकाश हमारे पास वेव की फॉर्म में आता है। और इसी से संबंधित आगे चलकर इन्होंने अपना एक थ्योरी, अपना एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत। और इस वेव थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने 3 बातों को समझाया, एक डिफ्रैक्शन, एक इंटरफेरेंस, एक पोलराइजेशन, एक विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये बात हाइगन साहब ने किसके अंदर समझाई है? वेव थ्योरी के अंतर्गत। तो आपसे पूछ रहा है कि वेव नेचर, पार्टिकल वेव नेचर किसके द्वारा नहीं समझाया जा सकता? तो डिफ्रैक्शन के द्वारा, इंटरफेरेंस के द्वारा, पोलराइजेशन के द्वारा वेव नेचर समझाया जा सकता है, पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा पार्टिकल नेचर दर्शाया जा सकता है या रे नेचर दर्शाया जा सकता है। प्रकाश हमारे पास रे की फॉर्म में, किरण के रूप में आता है ना। और दोस्त 16वीं सेंचुरी के अपने महानायक हुआ करते थे आइजैक न्यूटन, इनकी बातें कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन सन 1678 में आकर हाइगन साहब ने इनकी बातों को काट दिया, तो साइंस में विद्रोह उत्पन्न हो गया। न्यूटन के पक्ष वाले कह रहे हैं रे की फॉर्म में, हाइजन के पक्ष वाले कह रहे हैं वेव की फॉर्म में। इतने पर अपने पास एक तीसरे वैज्ञानिक है जिनका नाम था डी ब्रोगली। अरे बाबा डी ब्रोगली आए तो इनका झगड़ा शांत कराने, बट अपने निकले ये चोर आदमी। इन्होंने कहा कि प्रकाश हमारे पास रे की फॉर्म में भी आता है, प्रकाश हमारे पास वेव की फॉर्म में भी आता है। इन दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों की थ्योरी को पकड़ा, मिक्स कर दिया और कहा झगड़ो मत। प्रकाश का ड्यूअल नेचर होता है, दैट इज प्रकाश रे की फॉर्म में भी आता है, प्रकाश वेव की फॉर्म में भी आता है। इतने पर अपने पास एक चौथे वैज्ञानिक है जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। अरे प्लैंक साहब आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप तीनों के तीनों गलत बोल रहे हो। प्रकाश हमारे पास न तो रे की फॉर्म में आता, प्रकाश हमारे पास न तो वेव की फॉर्म में आता, ना प्रकाश का ड्यूअल नेचर। वो कहता है कि प्रकाश अपना अमरीशपुरी है, पैकेट्स में आता है, ग्रुप की फॉर्म में आता है, बंडल्स में आता है। प्रकाश हमारे पास पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में आते हैं। बात बताने वाले वैज्ञानिक कौन से? मैक्स प्लैंक। और बाबा प्लैंक साहब ने इन्हीं पैकेट्स, इन्हीं बंडल्स का आगे चलकर नाम दिया फोटोन्स या क्वांटा। और इसी फोटोन, इसी क्वांटा के बेसिस पर बाबा प्लैंक ने अपना एक थ्योरी, अपना एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत। और इतने पर दोस्त क्या हुआ कि 5 वैज्ञानिक है जिनका नाम था मैक्सवेल। अरे मैक्सवेल साहब, ग्लेन मैक्सवेल की बात नहीं कर रहा, मैक्सवेल साहब है कहते कि नहीं नहीं भैया आप तीनों के तीनों गलत बोल रहे हो। लेकिन हाइगन साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि प्रकाश हमारे पास वेव की फॉर्म में आता है। लेकिन क्या आप मुझे ये बात बता सकते हो कौन सी वेव की फॉर्म में आता है? वेव तो हमारे पास बहुत प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, लाइट वेव, साउंड वेव, एक्सरेज, गामा, रेडियो, माइक्रो, यूवी रेज, विजुअल रेज, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, स्टेशनरी, बहुत सारी वेव है।
कौन सी वेव की फॉर्म में आता है, क्या जरा ये बात आप एक्सप्लेन कर पाओगे? तो हाइगन ये वाली बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फिर किसने करा? मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने क्या बोला कि प्रकाश हमारे पास वेव की फॉर्म में तो आता है, बशर्ते कौन सी वेव की फॉर्म में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश हमारे पास तरंगों के रूप में तो आता है, बशर्ते कौन सी तरंगों के रूप में आता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है कौन सी बात वेव थ्योरी द्वारा नहीं समझाई जा सकती? तो डिफ्रैक्शन की बात कर लें, डिफ्रैक्शन की बात कर लें, पोलराइजेशन की बात कर लें, ये सभी किसके द्वारा समझाई जा सकती है? वेव थ्योरी के द्वारा। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर के द्वारा, कॉम्पटन इफेक्ट के द्वारा या रे थ्योरी के द्वारा समझाया जा सकता है। इज इट क्लियर? चलिएगा सर, इट्स माई लाइव क्लास ऑलवेज सीन रिकॉर्डेड ओनली। ओके आयशा जी, बहुत बढ़िया बात है। आप चलो इस क्वेश्चन का आंसर देने में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। अगर दोस्त हम बात करें निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लाइट हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम, किसी माध्यम के अंदर का एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसा गुण होता है जो ये बताने का काम करता है कि मीडियम के चेंज होने से किसी वस्तु की पोजीशन में कितना चेंज आएगा, मीडियम के बदलने से, माध्यम के बदलने से किसी वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? तो आंसर क्या होता है मेरे भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे डायमंड का, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो आंसर होता है 2.42। वाटर की बात करें, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 कह दो या 4/3 कह दो, बात एक ही होगा। ग्लास की बात करें, ग्लास के टाइप्स ऑफ ग्लास होते हैं, फ्लिंट ग्लास होता है, पायरेक्स ग्लास होता है, सॉफ्ट ग्लास होता है, क्राउन ग्लास होता है, आप केमिस्ट्री के अंदर सीखोगे। तो दोस्त हमारे पास जो हमारे पास ग्लास होता है उसका जो हमारे पास सभी का अगर हम बताने का प्रयास करें तो सभी ग्लासेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.50 से 1.56 के बीच होता है। एयर की बात करें, हवा का अपवर्तनांक होता है 1.003, अप्रोक्स हमारे पास कितना होता है जी? 1 होता है। बात समझ? तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिख रहा होगा? डायमंड का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। बोलो, जल्दी से बताएंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट का विमीय सूत्र क्या होता है? देखो, अगर हम बात करें दोस्त, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E बराबर h इंटू न्यू। ये दोस्त हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जब भी कोई मैंने जस्ट आपको होता, प्लैंक साहब आए तो उन्होंने बोला कि प्रकाश हमारे पास पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। ये पैकेट्स, ये बंडल्स अपने साथ क्या लेके आते हैं? एनर्जी, ऊर्जा लेके आते हैं। और कितनी एनर्जी लेके आते हैं? E बराबर h न्यू। यहां पर दोस्त हम बात करें h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। आप बता सकते हो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इसका मान क्या होता है? विमीय सूत्र की बात करें, डायमेंशंस क्या होती हैं? तो डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशंस किसी भी यूनिट को लिखने का एक दूसरा तरीका होती है। डायमेंशंस, अगर विमीय सूत्र की बात करें तो ये डायमेंशंस आर अनदर वे ऑफ राइटिंग ऑफ यूनिट्स। विमाएं और कुछ भी नहीं, इकाइयों को लिखने का दूसरा तरीका होती है। अगर दोस्त हम बात करें, हमारे पास यहाँ पर कैपिटल ई क्या है? हमारे पास एनर्जी, ऊर्जा है। और एनर्जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका भी आप आंसर पहले कमेंट बॉक्स में दे दो। यहाँ पर ये जो हमारे पास न्यू होता है, ये हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। और दोस्तों ये बात मैंने आपको जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई थी उसके अंदर बताया था कि आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक तो हर्ट्स होता है, बट हर्ट्स से मेरे पास डायमेंशन नहीं निकलेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एफ बराबर 1/t। टी क्या होता है दोस्त? हमारे पास टाइम पीरियड, आवर्त काल। और आवर्त काल का यूनिट क्या होता है दोस्त? हमारे पास सेकंड। तो हमारे पास इसका यूनिट क्या बन जाएगा मेरी? 1/सेकंड। इज इट क्लियर? एनर्जी की बात हमने की, ऊर्जा की बात करी, तो एनर्जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी? जूल होता है। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या बन जाएगा, जरा बताओ। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या बनेगा? तो H बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? E इंटू न्यू। एनर्जी का ऐसा ही मात्रक क्या है मेरा? जूल। और हमारे पास न्यू का क्या होता है? 1/सेकंड। ये सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा तो इस प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल इंटू सेकंड। अब मेरी बात को सुनना, जहां कहीं भी आपको जूल देखने को मिल जाए उसका डायमेंशन दोस्त हमेशा होता है ml2t-2। और सेकंड के लिए हम लगाते हैं t, कोई पावर नहीं, कितना मान लिया? 1। ये प्लस का, ये माइनस का, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml2t-1। और ये ऑप्शन आपको मुझे लग रहा है बी सही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। खुशबू का, अजीत वंशिकी का, पायल का, सभी का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे पा रहे हो आप लोग। मेहनत से पढ़ते रहना, जरूर से है ना। चलो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल बोल रहा है।
या दूसरा बोल रहा है 3.2 गुणा 10 की पावर -19 जूल होता है, गुलाम नहीं 19 जूल है ना। अगर हम बात करें तीसरा हमसे बोल रहा है 6.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम जूल होता है, या 9.8 गुणा 10 की पावर -19 जूल होता है। इनमें से आपको बताना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दोस्त हम बात करें इसका यूनिट होता है ना। स्पीड के साथ सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, स्पीड के साथ है ना, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बोलो जी बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बोलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 जूल होगा, है ना। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी या कितने जूल के बराबर होगा, तो आंसर होता है दोस्त हमारे पास 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 जूल होगा, है ना। चलिए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हिमांशी कृष्णा कपूर, सुष्मिता चौधरी जी, सभी का आंसर बहुत बढ़िया है और इंतजार कर रहे हैं सभी का, सभी आंसर बहुत बढ़िया दे पा रहे हैं। सर आप भी तो मेहनत से पढ़ाते हो, अच्छा जी, आप भी, मैं भी मेहनत से पढ़ाता हूँ, आप भी पढ़ रहे हो, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, दोनों के पढ़ने से हो पाएगा। अगला प्रश्न हमसे कहना चाह रहा है कि आपको बताना है इनमें से मास किसका जीरो होता है, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, या फोटोन का, या प्रोटॉन का। तो दोस्त अगर हम बात करें प्रोटॉन का जो मास होता है दोस्त हमारे पास होता है 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.676 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास होता है दोस्त हमारे पास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, है ना। लेकिन अगर हम फोटोन की बात करें, फोटोन का मास कैसा होता है मेरे भाई, जीरो होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर देवसेना, देवसेना ने भी बाजी मार ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसका मास जीरो होगा, तो किसका मास जीरो होगा, सबका अपना अपना एक मास है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तीनों में से ज्यादा मास किसका होता है, तो आंसर होता है न्यूट्रॉन का मास कैसा होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसा होगा, ज्यादा, फिर मास ऑफ प्रोटॉन कम होगा, उससे कम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये हमारे पास मास के बारे में डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। डी फॉर देवसेना, क्या आपको समझ में आ गया, अरे जोर से बोलेंगे जय माता की। चलिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, एक लंबी धारा बहने वाली सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। जैसे मान लो सोलेनोइड का इस तरह से मान लो हमारे पास कोई लंबी सी हमारे पास क्या है सोलेनोइड है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जब भी करंट फ्लो करता है तो मेरे भाई करंट फ्लो करते समय अपने चारों तरफ हमेशा दो तरह के फील्ड को उत्पन्न करता है। एक दोस्त उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक उत्पन्न करता है मैग्नेटिक फील्ड को। अगर बात आपसे कहना चाह रहा है एक लंबी धारा बहने वाली सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है यूनिफॉर्म, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है जी। चलो अगले प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है फैराडे के प्रेरण के अनुरूप मैक्सवेल का कौन सा समीकरण होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल मैंने डाल दिया है क्योंकि अगर मैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं तो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस भी होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा ई बराबर माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी, है ना। ये हमारे पास क्या होता है दोस्त, हमारे पास फैराडे का प्रेरण का इंड्यूसिंग करंट के लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है। क्या होता है ज्यादा जानने की बात इसके अंदर नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने दक्षता से आ रखा है हीट वाले चैप्टर से कि 500 केल्विन और 300 केल्विन के बीच कार्यरत कार्नोट इंजन की दक्षता कितनी होगी, दोस्त बताओ। अगर दोस्त हम बात करें इसके लिए फॉर्मूला होता है एन बराबर माइनस T2 अपॉन T1, ऐसे कुछ है, आप करेंगे फटाक से। T2 का मतलब होता है दोस्त हमारे पास दूसरा टेम्परेचर, T1 का मतलब होता है पहला टेम्परेचर, है ना। तो पहला टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन, दूसरा कितना है -300 केल्विन। तो आप जल्दी से करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बोलिए जी, बोलो जी, बोलो बोलो। बोलिए बोलिए जल्दी से। अगर दोस्त हम यहाँ से ये हमारे पास ईटा होती दक्षता, एफिशिएंसी, है ना। तो हमारे पास T2 का मान कितना है देखो जरा, एन बराबर -300/500। अरे 500 -300 कितना हो गया 200/500। अरे सोल्व करेंगे तो 0.5। और परसेंटेज पूछा है तो कोई वस्तु अपने आप में 1%, अगर हम बात करें कोई वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होती है 100%।
अरे एक किसके बराबर 100% का, दो किसके बराबर 200% के बराबर, तो ये 0.4 100% का मल्टीपल करेंगे तो आंसर दोस्त हमारे पास कितना आ जाएगा 40%। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। बोलो नहीं समझ में आ रहा क्या आपको? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है? लेंज का नियम, लेंज के नियम में क्या चीज कंजर्व्ड रहता है? कंजर्व्ड का मतलब होता है जो चीज न तो नष्ट की जा सकती है, न उत्पन्न की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जा सकती है, कन्वर्ट की जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजर्व्ड कहते हैं। आपको बताना लेंज के नियम में कौन सी चीज कंजर्व्ड रहती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप स्पीड के साथ देंगे, है ना? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। पानी को फटाक से पी लेता हूं, है ना? जल्दी से बोलेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होता है एनर्जी, ऊर्जा। तो बी फॉर बाहुबली। बाहुबली हर बार जीत रहा है, देवसेना फिर भी पीछे रह रही। क्या लग रहा है आपको भी? क्या देवसेना को जिताया जाए? बताते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्त हमारे पास। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है, टेस्ला होता है, वेवर होता है, या फेराडे होता है? दोस्त अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लेकर अगर हम बात करें कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो ऐसा यूनिट होता है दोस्त वो होता है टेस्ला, और सीजीएस मात्रक होता है हमारे पास गॉस। सीजीएस मात्रक हमारे पास क्या होता है? गॉस। एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस होता है। एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस। हेनरी की बात करें तो दोस्त हमारे पास ये इंडक्टेंस, प्रेरण का यूनिट होता है। इंडक्टेंस क्या कहता है? एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी पर करंट का स्वतः उत्पन्न हो जाना। एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी पर करंट का स्वतः उत्पन्न होना इंडक्टेंस, प्रेरण कहलाता है। और इंडक्टेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हेनरी। जबकि फेराडे की बात करें या फेराडे की बात करें, हमारे पास किसका यूनिट होता है? कैपेसिटेंस, संधारित्र का। कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस क्या होता है? एक ऐसा निकाय जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है। चार्ज दो प्रकार का होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। जो दोनों को अपने अंदर स्टोर कर ले उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अब आपसे ये पूछ लिया गया है मेरे भाई कि इनमें से वह कौन सी यूनिट है जो मैग्नेटिक फ्लक्स की? अब बची हमारे पास कौन सी? तो आंसर क्या होगा? वेवर। वेवर हमारे पास किसका यूनिट होता है मेरे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है प्रत्यास्थ चक्कर में, इलास्टिक कलीजन में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? इलास्टिक कलीजन क्या होता है? प्रत्यास्थ टक्करें क्या होती हैं? जहां दो वस्तुएं टकराती हैं, जिनमें एनर्जी कांस्टेंट रहता है, जिनकी ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनके मोमेंटम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों में हमेशा कंजर्व रहती है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। अगला प्रश्न है, इनमें से कण की पैठनी की शक्ति सबसे अधिक होती है। पैठनी का मतलब पेनिट्रेशन पावर से आपसे मतलब सिंपल सा ये पेनिट्रेशन पावर का मतलब मैं शुद्ध हिंदी नहीं लिखना चाह रहा यहाँ पर, या फिर पैठनी को ही आप एक दूसरे वर्ड देखो, शुद्ध हिंदी लिखा मिलेगा एग्जाम में, पर ये तो बात है। बस मैंने मिटाया ना सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप समझ जाओ, है ना। इसका मतलब होता है भेदन क्षमता, है ना। शुद्ध हिंदी भी पैठनी को मिलेगा, भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का मतलब होता है कोई भी चीज कितनी लेयर को पार कर सकती है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता ज्यादा किसकी होती है दोस्त? मान लो हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक की बहुत सारी लेयर है, अपनी क्या है दोस्त? हमारे पास लेयर्स हैं, है ना। तो जब दोस्त अल्फा रेज को यहां से गुजारते हैं तो अल्फा रेज केवल एक लेयर को पार कर पाती है, अल्फा रेज है। बीटा रेज थोड़ा सा और आगे पहुंच जाती है, लेकिन गामा रेज इन सबको पार कर जाती है। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है? गामा रेज की। उससे कम होती है बीटा रेज की, और उससे कम होती है अल्फा रेज की, है ना। तो इनमें से स्पीड ज्यादा किसका रहा होगा? आज ही पढ़ाया था हमें ये, यस बिल्कुल आज ही पढ़ाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? गामा रेज की। अरे गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता कैसी होती है? ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न, दाब का ऐसे ही मात्रक क्या होता है दोस्त? हमारे पास देखो लगभग कुछ सारे यूनिट हमारे पास प्रेशर के, दाब के। प्रेशर का एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है ना। प्रेशर की बात करें, दाब की बात करें, तो प्रेशर का, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है सर, पहली बात प्रेशर का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल, है ना।
और पास्कल तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो डिपेंड यही तो करता है ऑप्शन में आंसर देना कौन सा है ना। और ये जो पास्कल है वो किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, तो आंसर होता है ब्लेज पास्कल के नाम पर। ये जो पास्कल है वो किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, तो आंसर क्या होगा जी, ब्लेज पास्कल के नाम पर। अगर दोस्त हम बात करें प्रेशर को लेके, दाब को लेके, तो प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, फॉर्मूले के अनुसार न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। प्रेशर की हमारे पास और भी यूनिट होती है, जैसे एक होती है हमारे पास बार, एक होती है हमारे पास टॉर, एक होती है हमारे पास सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, है ना। ये सब हमारे पास क्या होती है दोस्त, हमारे पास सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है एच जी। ये भी हमारे पास किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, दाब की। क्या अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर काम कर रहा है, अरे बेरोजगारी को छोड़कर, शादी का प्रेशर छोड़कर कोई और प्रेशर काम कर रहा है, तो हमारे सबके ऊपर हमेशा एक प्रेशर काम करता है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, वायुमंडलीय दाब की बात करें, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त हमारे पास क्या हो जाता है, बैरोमीटर। और वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, 1 ATM की बात करें, तो हमारे पास वैल्यू कितना होगा, तो आंसर क्या होगा सर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू हो जाता है हमारे पास 1.01 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो हमसे पूछा इनमें से कौन सा हमारे पास प्रेशर का यूनिट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बी फॉर बाहुबली, डी फॉर बेस्टेस्ट टीचर्स, यस वी कैन डू इट। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे ना स्पीड के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अति चालकता की खोज किसने की, दैट इज आपसे पहले पूछना चाह रहा है सुपर कंडक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की, ओन साहब ने की, थॉमसन साहब ने, बोर साहब ने, या हाइजेनबर्ग ने, किसने किया था, बताओ जरा। बोलो जी बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अति चालकता की खोज करने वाले, सुपर कंडक्टिविटी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, बोलो जी बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अंजलि चौरसिया कह रही हैं बाई, बाई ये क्या था भैया जी, बाई का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी, ओन्स। कैम्ब्रिलिंज ओन्स नामक वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी का खोज किया। कंडक्टिविटी क्या होती है, जिसके अंदर करंट फ्लो बहुत अच्छा करता है ना, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी की हमारे पास क्या होती है मेरे भाई, डिपेंडेंसी होती है ना, कि वो कितना फ्लो करा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम, आपसे ये कहना चाह रहा है कि सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा किसकी होती है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा किसकी होती है, हाइड्रोजन की, लोहे की, यूरेनियम की, या हीलियम की, बताओ जरा। इनमें से सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसका ज्यादा होता है, बोलो बोलो जी। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है दोस्त हमारे पास आयरन की, लोहे की, सबने तुक्का लगा दिया, जय बाबा की, ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा बाइंडिंग, अरे हाइड्रोजन की तो बाइंडिंग एनर्जी तब ज्यादा होगी जब वो पहले ये डिसाइड कर ले कि उसका पीरियड टेबल आवर सारणी में स्थान क्या होता है। सर ये सेंटर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं, जी बिल्कुल सेंटर का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, बस आपके साथ की जरूरत है। 31 तारीख को हम सभी, नीतू मैम भी, सभी लोग पहुंच रहे हैं, और आपकी सुविधाओं के लिए हम लड़ रहे हैं कि भैया आपको जो तकलीफें हो रही हैं वो तकलीफें ना हो। क्योंकि हम समझते हैं दोस्त कि आप किसी अंबानी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, सभी कहीं ना कहीं एक छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और सभी कहीं ना कहीं, मुझे पता है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, दोस्त एक भाई की तरह हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं। जैसे हमारा मैम ने एक लोगो पे एक दिया हुआ है इस संस्थान को कि केडी कैंपस एक नाम नहीं, एक भरोसा है, इसमें एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ कि इमोशन है। मतलब यहाँ विद्यार्थी पढ़ने तो आते हैं, तो एक संस्थान के तौर पर नहीं आता है, एक इमोशंस के साथ। उसके पीछे का रीजन ये नहीं कि इमोशंस उनके भी हमारे प्रति होते हैं और हमारे भी उनके प्रति इमोशंस जुड़े होते हैं। तो इमोशंस के साथ जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम आपके साथ गलत नहीं कर सकते, मेरे बात समझ रहे हो ना। जब मैं पहली क्लास पढ़ा रहा होता हूँ, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, एक शब्द कहता हूँ कि मेरे भाई, कि हम एक दोस्त एक भाई की तरह आपको पढ़ाने आए, तो कहना और इसको पूरे बैच को उसी तरह से खत्म करना, ये हमारी फितरत में है। और दोस्त हम कभी भी किसी विद्यार्थी का बुरा नहीं चाहते जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है ना। तो ये बात मैं अब नहीं कहना चाह रहा, अक्सर मैं कम चीजों पे बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को बोलना नहीं आता है।
जब भी लग रहा है कि मेरी आवश्यकता पड़ेगी और पड़ रही है तो बोला जाएगा, अदरवाइज मैम हैं आपके साथ हमेशा। हम सब केडी परिवार आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। अगर अकेला लड़ना पड़ेगा हम अकेला लड़ेंगे, साथ चलना पड़ेगा हम साथ चलेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, किसी भी चार्ज के चारों ओर का जो क्षेत्र फील्ड होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसके लिए दोस्त हमारे पास फॉर्मूला होता है E बराबर फोर्स अपॉन क्यू। मतलब कोई भी चार्ज अपने चारों कितना फोर्स लगा पा रहा है, इस बात को डिपेंड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसे यूनिट होता है न्यूटन प्रति कूलम। अगर न्यूटन प्रति कूलम नहीं तो इसका आंसर क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर भी होता है ना। चलिएगा अगला प्रश्न बढ़ते, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? बताओ जरा। हम देखो किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, आप पॉलिटिक्स में शिक्षक को कम आंकना चाह रहे हैं तो आपकी गलत फहमी है। शिक्षक कहते हैं कि अगर जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि अगर एक इंजीनियर खराब बन जाए तो घर खराब बन सकता है, एक बिल्डिंग खराब बन सकती है। डॉक्टर खराब हो अक्सर मरीजों को 10-20 को मार सकता है, हटा दिया जाएगा। लेकिन शिक्षक खराब रहे पूरी पीढ़ियां तार देता है, देश का विनाश कर, देश का नाश, देश का विनाश, देश का संस्थान शिक्षक के ऊपर होता है। शिक्षक राजनीति को लेकर इसलिए थोड़ा सा पीछे रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। आप चाणक्य जी का नाम जानते होंगे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा जो आपको दी। आज हम सब राजनीति के नाम पर पहले ही उसी शिक्षक का नाम लेते हैं। तो शिक्षक अपने आप में बहुत ताकत होती है उसकी, क्योंकि उसके पास एक पावर होती है जिसे कहते हैं स्टूडेंट पावर। और दोस्त आप सबकी पावर और हमारी पावर्स मिलेगी तो हम जरूर इस पर विजय प्राप्त करेंगे और सिस्टम को ठीक करके रहेंगे, है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन TIR की बात करें किस पर काम, ऑप्टिकल फाइबर का खोज किसने किया? तो आंसर होगा नरेंद्र कपानी ने। नरेंद्र कपानी ने क्या खोज किया मेरे? TIR का खोज किया। किसका खोज किया? नरेंद्र कपानी ने जी, ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम करते हैं एंडोस्कोपी में, ऑप्टिकल फाइबर का हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं हम वाईफाई में। बात समझ में आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्त? हमारे पास TIR, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। इस क्वेश्चन को मत करिएगा, अगला प्रश्न आप करेंगे। एक सरल लोलक की आवर्त अवधि किस पर निर्भर नहीं करती? दोस्त हमारे पास ये जो अवधि का फॉर्मूला होता है दोस्त, हमारे पास होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। यहां पर दोस्त हमारे पास L होता है लंबाई, G होता है हमारे पास ग्रेविटी, और हमारे पास फिर एम्पलीट्यूड क्या कह रहा है? फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, छोटे छोटे ऑसिलेशन के लिए उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी होगा। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। सर आपके होते हुए हमारा विनाश नहीं हो सकता, हम होने भी नहीं देंगे चाह कर भी। मैं अपनी एक पर्सनल बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ आज इस सेशन के अंतर्गत, कि दोस्त मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो कई बार मुझे लगता है कि चीज स्किप कर दी जाए, लेकिन कई बार जहन में आता है, क्योंकि मैं क्या स्किप कर दूंगा और क्या नहीं करूंगा ये बात आप नहीं समझ सकते। आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आप ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ रहे हो, लेकिन कर्तव्य हमारा है कि हम कितना ईमानदारी से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जब हम कुछ चीज पढ़ा रहे होते लगता है कि चीज स्किप कर दी जाए, बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, फिर भी हम स्किप नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का रीजन है हमारा जहन, हमारा अंतरात्मा हमसे गवाही नहीं देता कि इसको स्किप कर दिया, कहीं बच्चे का सिलेक्शन इसी प्रश्न के कारण न रह जाए। मेरे दोस्त इस बात को आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे जल्दी से। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी भी तरंग की माध्य स्थिति से, किसी भी तरंग की माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ही उसका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। तो आयाम पर भी कभी कभी डिपेंड करता है, लेकिन शर्त होती है फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, छोटे छोटे दोलनों के लिए आपका आपका टाइम पीरियड, आवर्तकाल उस एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर निर्भर करता है, लेकिन मास पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली, है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्त, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाता है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, या दोस्त तुम्हारे पास थ्रीशोल्ड एनर्जी, दहलीज ऊर्जा कहलाती है? बताओ, बोलो जी। सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, थैंक यू सो मच। तारीफ सुनना नहीं चाह रहा, बस मैं अक्सर कम, आपने देखा होगा पूरा मैंने सेशन क्लास के अंदर लिया, मैंने कोई मोटिवेशन नहीं दिया, मैंने कोई अपने बारे में नहीं बताया, क्योंकि मेरा मानना है दोस्त प्रैक्टिस करोगे प्रश्न बन रहा होगा, अपने आप याद आएंगे कि शैलेंद्र सर ये बात पढ़ाई थी, काश हम पढ़ लिए होते हैं ना।
तो मेरा काम है ईमानदारी से पढ़ाना। मैं यहाँ पर फिर से एक बात कहता हूँ, मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरा मकसद है तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। और तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं आग वो आग जलनी चाहिए। और मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरा मकसद है तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। कि हो गई है पीर सी पर वक्त सी पिघलनी चाहिए, अब कोई हिमालय से फिर एक गंगा निकलनी चाहिए। और मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरा मकसद है तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? सर ये वॉच कितने की है? वॉच तो महंगी है। चलो, बेरोजगारी के आलम में है जी, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, है ना? बोलो बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कह रहा है इलेक्ट्रो, हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है जब भी कोई लाइट किसी भी मेटल किसी धातु पर पड़े तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो रिलीज करने की पावर होती है उस न्यूनतम एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पावर क्या होती है? आयोनाइजेशन पावर कहती है कि दोस्त इलेक्ट्रॉन के अधिकतम रिलीज करने की जो पावर होती है आयोनाइजेशन पावर कहती है ना। अगर दोस्त हम बात करें तो इसका आंसर होता है वर्क फंक्शन, कार्य फंक्शन, कार्य फलन कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी मेटल, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन की कम से कम निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम दोस्त कार्य फलन कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। आयोनाइजेशन पावर, आयन क्षमता ये होती है कि कोई भी मेटल कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, उस पावर, उस क्षमता को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पावर, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्त, रडार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड का, माइक्रोवेव का, एक्सरेज का, रेडियो वेव का। रडार क्या होता है दोस्त? हमारे पास दो तरह की बातें होती हैं, एक होता है रडार और एक होता है हमारे पास सोनार। रडार की बात करें तो हाल ही में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो आपने रडार का नाम सुना होगा। रडार का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार की अगर हम बात करें दोस्तों हमारे पास इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है सर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका क्या होता है? मेरा फुल फॉर्म होता है। और अगर दोस्त बात करें रडार के अंदर, रडार का काम क्या होता है? जमीन पर किसी वस्तु की स्थिति या वेग का पता करने में, जमीन पर किसी भी वस्तु की स्थिति या वेग का पता करने में हम इस्तेमाल करते हैं रडार का। जैसे अगर मान लो यहाँ पर से हम पर अभी भी अगर कोई कंट्री अगर क्या दबा देती है, मिसाइल दाग देती है, तो हमारे पास जो रडार सिस्टम है, इसका आपने S-400 नाम सुना था, है ना। अक्सर आपने मीम सुन लिए बट उसके बारे में आपने नहीं जाना होगा। तो इसका काम क्या होता है? रडार सिस्टम पहले से पता कर लेगा कि मिसाइल कितनी स्पीड से आ रहा है, भारत में किस जगह गिरेगा, कितने टाइम पर गिरेगा, कौन सी जगह गिरेगा, ये सब कुछ पता कर लेगा और उसको हवा में क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देगा। बात समझ में? सेम उसी तरह से पानी के अंदर किसी वस्तु की स्थिति या वेग का पता करने में, पानी के अंदर किसी वस्तु की स्थिति या वेग का पता करने में इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई सोनार का। जैसे कोई वस्तु पानी के अंदर कितनी गहराई पर है, जितनी आपकी सबमरीन्स होती हैं, पनडुब्बियां होती हैं, उनके अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई? सोनार का। और जमीन पर किसी वस्तु की स्थिति या स्थिति की अगर हम बात करें उसका इस्तेमाल किया जाता है रडार का, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा रडार में प्रयुक्त तरंगें होती है रेडियो वेव। अगर रेडियो वेव ऑप्शन में नहीं तो आंसर हम देख के आते हैं माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें, है ना। बोलो, क्या मेरे प्यारे साथियों आपको इतनी सी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। दोस्त अगर हम बात करें हमारे पास सुनने योग्य आवृत्ति के आधार पर जो हमारे पास तरंगें होती हैं, सुनने योग्य आवृत्ति के आधार पर तरंगें हमारे पास तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव, एक होती है हमारे पास इंफ्रासोनिक वेव, और एक होती है दोस्त हमारे पास इंफ्रासोनिक ऑडिबल वेव्स, अल्ट्रासोनिक। एक होती है दोस्त हमारे पास श्रव्य तरंगें, एक होती है अपश्रव्य तरंगें, और एक होती है पराश्रव्य तरंगें, है ना। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होता है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, तो आज के सेशन को हम रखते हैं दोस्तों यहीं तक, इतना ही। बाकी हम मिलते हैं इस नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। आज के लिए रखेंगे इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रखेंगे, कल मिलते हैं नई सीरीज के साथ, प्रैक्टिस सेशन के साथ। कुछ नया आपके साथ होने वाला है, तो नया क्या होने वाला है इसके लिए आप पेशेंस रखेंगे क्लासेस का, और नया सिस्टम हम लेके आ रहे हैं। हमारी तरफ से जितना काम की हो सकता है दोस्तों, पूरा का पूरा काम आपके साथ किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास कैसा लगा? ये जो सीरीज थी मैंने पूरा ईमानदारी के साथ कराया। क्लास खत्म होने के बाद अपने कमेंट प्यारे प्यारे जरूर छोड़ दें, जिससे मैं पढ़ सकूं कि आप लोगों को कैसा चीज लगा। कोई डाउट है वो अक्सर जरूर पूछे, उसका आंसर मैं डेफिनेट आपको दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत, एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ, एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ।
तब तक के लिए देखते रहेंगे केडी लैब। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके इस परिवार पर। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छा, नहीं कर रहा तो कर लीजिएगा। सेशन को लाइक और शेयर दबा के कर दीजिएगा। ये आपका अपना परिवार है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, तब तक के लिए ध्यान रखें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ध्यान।